Hello, my shimmering star. I, Namika Diya, welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is from DLED first year EVS, and we will start the Unit 1. So, Unit 1 is Concept and Objective of EVS Environmental Studies. क्या कॉन्सेप्ट है ईवीएस का, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं प्राइमरी लेवल पे टीच करने के, हम वो जानेंगे. सबसे पहले ईवीएस होती क्या है. देखो, अगर मैं बात करती हूँ ईवीएस स्टडी की, अगर हम टोटल ईवीएस की बात भी करें तो ईवीएस में दो चीजें मेन हैं. सिग्निफिकेंस फॉर द नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल मतलब जो भी हमें गॉड गिफ्टेड है, एंड सेकेंड वन होता है मैन मेड, जो ह्यूमंस ने बनाया है. तो हमें दोनों चीजें देखनी है कि एनवायरनमेंट पे ह्यूमन एक्शंस का क्या इफेक्ट है और हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट भी कैसे हैं. ह्यूमन एनवायरनमेंट जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट हो जाएगा, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो जाएगा, सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, कल्चरल बैकग्राउंड क्या है. तो इन सब के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे. फर्स्ट है कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट. कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट में क्या आ जाएगा, द सराउंडिंग इन वेयर वी आर एग्जिस्टिंग, दैट इज नोन एज एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट क्या है. Environment includes water, soil, living beings which develops our existence and we are interact to each other to exist, to reproduce, for the food, natural चीज़ों की जो हमारी रिक्वायरमेंट है, लाइक एयर की हमें रिक्वायरमेंट है, वाटर की हमें रिक्वायरमेंट है, तो उन सब के लिए हम एक दूसरे पे जो निर्भर हैं उसी को आप एनवायरमेंट बोलते हो. और इसके बाद जो ह्यूमन रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उनका कैसे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्या कॉजेज हैं उसके पीछे और कैसे उस एक्सप्लॉयटेशन को हम खत्म कर सकते हैं. टेक्निकल और साइंटिफिकली हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे. अब आती है इटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरोनिया. ड्राइव्ड फ्रॉम द विच वर्ड, एनवायरोनिया, विच मीन्स इन सर्कल और सराउंडिंग, जिसका मतलब है द इन सर्कल और सराउंडिंग इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एग्जिस्ट, जिसके बीच में मतलब वो एरिया जिसमें वो वातावरण जिसमें जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो एनवायरनमेंट हमारा डायनामिक भी हो जाएगा, जो चेंज होता रह रहा है, और स्टैटिक भी है कुछ कंपोनेंट्स, तो उनको हम जानने की कोशिश करेंगे. और एनवायरनमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस कैसी है, क्या मेटीरियलिस्टिक चीजें हैं, कौन सा फोर्स उन पे एक्ट कर रहा है, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया. तो इनको भी थोड़ा थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे इन ब्रीफ. अभी आपको याद रखना है एनवायरनमेंट इज अ फ्रेंच वर्ड एंड इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड एनवायरोनिया विच मीन्स सराउंडिंग और इन सर्कल. नेक्स्ट है डेफिनेशन. पी गिसबर्ग क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट इज एनीथिंग इमीडिएटली सराउंडिंग एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सर्टिंग ए डायरेक्ट इन्फ्लुएंस. तो एनवायरनमेंट क्या है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के चारों ओर पाया जाता है और उस पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस भी होता है. मैं जिस एनवायरनमेंट में रहती हूँ उसका एनवायरनमेंट मुझ पे होता है, आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो उस एनवायरनमेंट का इफेक्ट आप पर भी होता है. देन E.J. रोज का क्या कहना है, एनवायरनमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस अस. एक्सटर्नल फोर्स है मतलब हमसे बाहर वाला जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है जो हमें इन्फ्लुएंस करता है. देन है एनास्टासी, उनका कहना है एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स. जीन्स इफेक्ट नहीं होते हमारे, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, और जो बाहर की चीजें हैं हम उससे इन्फ्लुएंस होकर एक्वायर्ड भी कर सकते हैं. नेक्स्ट है डुगलस और हॉलैंड. द टर्म एनवायरनमेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इन द एग्रीगेट ऑफ व्हाट, एक्सटर्नल फोर्स, उसका इन्फ्लुएंस कंडीशंस किन में हो रहा है, एंड हाउ इट अफेक्ट द लाइफ, द नेचर, द बिहेवियर, द ग्रोथ, द डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट. तो आई वुड लाइक टू से कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म पे या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कौन से एक्सटर्नल फोर्स लगे हुए हैं, क्या कंडीशंस उसे मिली हुई हैं, किस प्रकार से वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, और आफ्टर इन्फ्लुएंसिंग उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज टोटली इज नोन एज एनवायरनमेंट. A person's environment consists of sum total of simulation of received to his death. मतलब अपनी मृत्यु तक जो भी चीजें वो बाहर से एक्वायर करता रहता है वो टोटली हमारी एनवायरनमेंट ही कहलाती हैं. अब एनवायरनमेंट के मैंने आपको शुरू में भी कहा दो मेन कंपोनेंट हैं, हम ह्यूमंस, मैन, एंड सेकंड है हमारा नेचर, कि हमें नेचर से क्या क्या मिला है. तो उनकी आगे ब्रॉड कैटेगरी देख लेते हैं. सो एनवायरनमेंट डिवाइडेड इनटू 3 फैक्टर. These 3, the physical one, फिजिकल में आ जाएगा आपका एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर क्या होता है, जिससे जो एयर से बना है. हाइड्रोस्फेयर जो वाटर से बना है, लाइक हमारे ओशंस, पोन्स आ जाएंगे. लिथोस्फेयर लैंड से बना है. इसके बाद आते हैं बायोलॉजिकल में आ जाएंगे एबायोटिक जो लिविंग नहीं है, बायोटिक जो लिविंग है,
बायोटिक की भी आगे बाइफर्केशन की गई है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। जो प्रोडक्शन करते हैं लाइक हमारे कौन कौन आ जाएंगे, ग्रीन प्लांट्स, और उसके बाद कंज्यूमर्स आ जाएंगे। कंज्यूमर्स में भी हार्बीवर, कार्निवर, टॉप कार्निवर्स, ऐसे डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। एंड देन डिकम्पोजर हैं जो डिकम्पोज कर देते हैं डेड बॉडीज को। देन आते हैं कल्चरल, हमारी सोसाइटी, हमारी इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स, ये हमारे टोटल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट हैं। तो तीन मेन हैं, फिजिकल में एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर। देन है हमारा बायोलॉजिकल में हमारे एबायोटिक एंड बायोटिक, बायोटिक के आगे कंपोनेंट है बायोलॉजिकल में है हमारे दो, बायोटिक और एबायोटिक। फिर बायोटिक के आगे हमारे कंपोनेंट है कौन कौन से, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। कंज्यूमर की बात करूं तो कंज्यूमर में भी आगे क्या है, बाइफर्केशन है कि हार्बीवर्स हैं, कार्निवर्स हैं, ओमनिवर्स हैं, टॉप कार्निवर्स हैं। एंड देन हमारे कल्चरल आते हैं, कल्चरल में मेरी सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स होंगे। इसके बाद आते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट, द फिजिकल एनवायरनमेंट विच इज रिलेटेड टू द अबायोटिक फैक्टर, जैसे हमारा टेम्परेचर हो जाएगा, लाइट हो जाएगी, रेनफॉल हो जाएगी, ह्यूमिडिटी हो जाएगी, मिनरल्स हो जाएंगे, सॉइल हो जाएगी, तो वो फिजिकल एनवायरनमेंट से जुड़े हुए होते हैं। फिजिकल में फिजिकल कौन कौन से तीन कंपोनेंट कंस्टिट्यूट करता है, एटमॉस्फेयर विच इज मेड अप ऑफ गैसेस, हाइड्रोस्फेयर विच इज मेड अप ऑफ लिक्विड एंड लिथोस्फेयर विच इज मेड अप ऑफ सॉलिड्स। तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में ये आपको याद रखना है, इफ यू वांट टू तो याद रख सकते हो, ऐसा सच कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ये लिख के ही आने हैं तो ये आपको मार्क्स मिलेंगे। आप याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे नीचे से ऊपर जाते हैं, सबसे पहली हमारी जो स्फीयर है वो है, ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, सेकंड है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड है मीजोस्फेयर, फोर्थ है थर्मोस्फेयर एंड फिफ्थ है हमारी एक्सोस्फेयर। नेक्स्ट आती है हमारी हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर में जो भी पानी से चीजें बनी है ना, हाइड्रो तो पानी वाला होता है चीजें, तो हाइड्रो में हमारे क्या क्या आ जाएंगे, हमारे ओशियंस आ जाएंगे, हमारे ग्राउंड वाटर आ जाएंगे, हमारे ग्लेशियर्स आ जाएंगे, क्लाउड्स आ जाएंगे, स्नो आ जाएगा, रेन वाटर आ जाएंगे। तो ये सारी हमारी क्या कहलाती हैं, हाइड्रोस्फेयर। और यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रोसीजर दे रखा है कि कैसे पानी दोबारा से कन्वर्ट होके रेन बन जाता है और फिर दोबारा से धरती पे आ जाता है। इसके बाद है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर में भी हमारी अर्थ को कैसे डिवाइड किया गया है, सबसे ऊपर वाली जो है वो क्रस्ट कहलाती है। देन उसके बाद हमारी एस्थनोस्फेयर होती है, इसके बाद हमारा मेंटल होता है, फिर इसके बाद कोर होते हैं। कोर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर और इनर कोर। देन है हमारा बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज द एनवायरनमेंट इन विच ऑल द थिंग्स इज लिविंग, जिसमें सारी चीजें जो है लिविंग काउंट की जाएंगी, वो हमारे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट आ जाएंगे। प्लांट्स एंड ह्यूमंस इसके प्लांट्स एंड एनिमल्स इसके मेन पार्ट हैं। तो प्लांट्स में हमारे पास क्या है, ग्रीन प्लांट है, फंगी है, बैक्टीरिया है, ये जितने भी लिविंग हैं ये सारे इसके अंदर ही इंक्लूड होंगे। तो हमारे इकोसिस्टम को पूरा बनाने के लिए, इकोसिस्टम तो देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बनाते हैं, तो कौन कौन से इकोसिस्टम हो जाएंगे इसमें, पॉन्ड इकोसिस्टम हो जाएगा, मरीन इकोसिस्टम हो जाएगा, डेजर्ट इकोसिस्टम हो जाएगा। तो ये सारे इकोसिस्टम टोटली हमारे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। अब आते हैं बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर कौन से हैं, बायोटिक मैंने आपको बताया विच आर लिविंग इन नेचर, दैट इज नोन एज बायोटिक फैक्टर। प्रोड्यूसर, द प्रोड्यूसर विच प्रोड्यूसेस द फूड फॉर द अनदर। तो कौन कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम सबको पता है ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, कौन से प्रोसीजर से, फोटोसिंथेसिस से। इसके बाद आते हैं हमारे कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं प्रोड्यूसर द्वारा प्रोड्यूस किया गया फूड। उसके बाद आते हैं डिकम्पोजर जो डेड और डिके चीजों को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। इसके बाद है हमारे अबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में आ जाएंगे पीएच, जैसे हमें पता है कि हमारी 0 to 14 पीएच होती है, ये ज्यादा से ज्यादा बेसिक होता चला जाएगा और ये हमारा जितना 7 से नीचे रहेगा हमारा एसिडिक होता चला जाएगा। इसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर हम सबको पता है द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। देन एयर, एयर के भी मैंने आपको बता दिए हैं, वाटर, सॉइल, लाइट, रेनफॉल, रॉक, दीज ऑल आर द एबायोटिक फैक्टर जो लिविंग नहीं है बट आर वेरी हेल्पफुल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन आते हैं हमारे सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट क्या होते हैं, जिस भी सोसाइटी में कोई बर्ड, कोई एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, कैसे वो अपना घर बनाता है, कैसे वो अपनी लाइफ को एग्जिस्टेंस करता है, कैसे खाना बनाता है, मटेरियल्स को कैसे रिलीज करता है, स्टोर कैसे करता है, कौन से लॉज उनमें फॉलो होते हैं, कौन सी वो पॉलिसीज बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। तो टोटली वो जिस सोसाइटी में रहता है उसके रूल्स, नॉर्म्स, रेगुलेशंस, ये सारे टोटल फंक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हमारे कलेक्टिवली हमारा सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट बनाते हैं। मैन इज ऑल्सो इनसेपरेबल पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो मैन और एनवायरनमेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो हमारा सोशल एनवायरनमेंट कहलाता है। अब सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट मैं टोटल बता रही हूँ आपको। फर्स्ट है हमारे क्लास एंड स्ट्रक्चर।
क्लास मतलब आप अपर क्लास से हो, लोअर क्लास से हो, मिडिल क्लास से हो। देन आ जाते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कैसे आपके रहते हैं, ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप है, लार्ज ग्रुप है, कम्युनिटी है। देन फैमिली स्ट्रक्चर आ जाएगी आपकी, न्यूक्लियर है, जॉइंट है, सिंगल पेरेंट है। एजुकेशन, एजुकेशन में आपने क्या किया है कि आपने डॉक्टरेट की है, टीचर हो, लॉयर हो, ठीक है। देन लैंग्वेज, लैंग्वेज में आके आपके आ जाएंगी लिंग्विस्टिक जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कौन सी भाषा आप बोलते हो, रिलीजन किस धर्म से हो, डेमोग्राफिक सिचुएशन लाइक हिली एरिया पे रहते हो, डेजर्ट्स में रहते हो, प्लेन्स पे रहते हो, एटीट्यूड्स एंड बिलीफ कि आपके क्या नॉर्मल बिलीव्स हैं, आप क्या मानते हो, किसे मानते हो, ये सारी चीजें हमारे कलेक्टिवली किसके एलिमेंट्स हो जाएंगे, सोशो कल्चरल के। देन आते हैं एनवायरमेंटल स्टडी। एनवायरमेंट, अब हमने टोटल ओवरऑल बेस जान लिया कि एनवायरमेंट क्या होती है, तो एनवायरमेंट स्टडी में कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो हमारी एनवायरमेंट स्टडी में हम सारी चीजें पढ़ेंगे जो मैंने अब तक आपको बताई, कि आप सोशो कल्चरल बैकग्राउंड भी पढ़ोगे, बायोटिक फैक्टर भी पढ़ेंगे, और हम जो हमने एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, इनकी भी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो हमारी सोशल, लीगल, मैनेजमेंट और साइंटिफिक एस्पेक्ट सारे हमारे एनवायरमेंट के इशू हैं। तो इन पे साइंटिफिक टेम्पर रखते हुए कैसे बात करनी है, क्या कैसे इनका सॉल्यूशन निकालना है, ये हमारा एनवायरमेंट स्टडी का पार्ट है। देन मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है, एनवायरमेंट स्टडी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल सिस्टम, कि हम वातावरण में कैसे रहते हैं, क्या स्टेटस है, कैसे इनहेरेंट हुई हैं वो चीजें, और उनकी स्टडी कैसे करनी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, विच आर द फैक्टर और एलिमेंट्स दैट अफेक्ट दैट एनवायरमेंट, ऑल टोटली नोन एज एनवायरमेंटल स्टडी। ऑब्जेक्टिव क्या है, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को 1971 में ऑब्जेक्टिव फर्स्ट था कि हम जो लोग हैं उनके बीच में अवेयरनेस को जागरूक कर सकें, अवेयरनेस डालें अपने एनवायरमेंट को लेके कि भाई जो रिसोर्सेज हैं वो इतने ज्यादा एक्सप्लॉइट होते जा रहे हैं, तो उनको भी सोल्यूशन निकाल सकें हम। देन है इम्पार्टिंग बेसिक नॉलेज सबको हो, कि जैसे अलाइड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कुछ प्रॉब्लम जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जैसे पोल्यूशन ऑफ वाटर एंड जो एयर है वो मेनली जुड़ा है, जैसे फैक्ट्री से वहीं से धुआं भी निकल रहा है और पानी भी गंदा निकल रहा है। तो उन अलाइड प्रॉब्लम्स को जाने और सॉल्यूशन ढूंढ सके, कंसर्न रखें, लोगों को मोटिवेट करें कि आप अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, ऐसे स्किल लेके आए कि एनवायरमेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए साथ साथ, और हार्मनी भी बनी रहे हमारी नेचर के साथ। तो यही पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य और मार्ग हैं कि हम लोगों के में जागरूकता लाए, समस्या समाधान की तरफ लेके चले, जो चिंताजनक दृष्टिकोण है उसे छोड़ के सॉल्यूशन की तरफ जा सके, पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान कर सके और सबके साथ सामंजस्य बना के रख सके। देन आते हैं हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी। तो सिग्निफिकेंस क्या है, देखो बहुत महत्व है, अगर मैं देखूं लोगों को अवेयर करना है, कौन से रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं हम उन्हें यूज कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कम से कम कैसे यूज कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए कैसे बचा सकते हैं, और अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में आप कैसे पार्ट कर सकते हो। तो प्रोवाइड द कौन सी नॉलेज, इकोलॉजिकल सिस्टम की पूरी नॉलेज, कॉज एंड इफेक्ट क्या रहेंगे, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटीज हैं उसे रिचनेस तक कैसे पहुंचाया जा सकता है और उसके पोटेंशियल को कैसे इनहेंस किया जा सकता है। फ्लड आ रही हैं, फ्लड आते हैं, ड्राउट्स आ जाते हैं, वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है, उनसे कैसे बचना है, और अल्टरनेटिव रिस्पॉन्सेज कैसे ढूंढने हैं जो भी हमारे डिसीजन जो रॉन्ग होते जा रहे हैं, ठीक है। देन आता है द स्टडी इनेबल एनवायरमेंटल लिटरेट पीपल, जो साक्षर नागरिक हैं, जो लिटरेट हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उन्हें और ज्यादा अवेयर किया जाए कि वो प्रॉपर जजमेंट और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट को ध्यान में रख सके, ओवर पॉपुलेशन को कम कर सके, हेल्थ और हाइजीन के जो फैक्टर्स हैं उन्हें इनहेंस कर सकें, एविल्स ऑफ सोसाइटी है उसे रिमूव कर सके, एंड आप इंडिजीनियस जो इको फ्रेंडली चीजें हैं उन स्किल पे ध्यान रखो। इंडिजीनियस का मतलब है जो भारत में विकसित हो रहे हैं ना, उन चीजों का ध्यान रखो, और अपने स्वदेशी चीजों का ध्यान में रखते हुए अपने कंट्री एंड स्टेट की डेवलपमेंट पे भी ध्यान दे। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहली इंपॉर्टेंस तो ये है, वी हैव टू नो अबाउट आवर एनवायरमेंट, हमें अपने पर्यावरण के बारे में जानना है। उस पर जितनी भी डिस्कशन जाएंगी वो हमारी कैसी जाएंगी, सारी की सारी साइंटिफिक जानी चाहिए, एक्वेटिक हो, टेरेस्ट्रियल हो, जो भी हमारा इकोसिस्टम है उसको जान सकें। और एनवायरमेंट को पढ़ने का मेन रीजन ये है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी रेट को कैसे कम किया जाए, और नेचुरल रिसोर्सेज जो एंडोमेंट है, मतलब लिमिटेड है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, उनको कैसे प्रयोग में ला सके, एक्सप्लॉयटेशन को कम कर सके, ओवर एक्सप्लॉयटेशन को कम कर सके, और जो पोल्यूशन है उसको डिग्रेड कर पाए, जो हमारे हेल्थ इश्यूज हैं उनको कम से कम कैसे कर सकें। रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लें, ऐसा नहीं है कि किसी एक पे डाल दें, एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सबके लिए हो सके।
तो विश्व जनसंख्या का ध्यान रखिए, प्राकृतिक संसाधनों की लिमिट जो है उपलब्धता वो कैसे करें, भावी पीढ़ियों के लिए बचा के कैसे करें, और मनुष्य के साथ जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं उनका बेटर यूसेज कैसे कर पाए। तो ये इनके मेन क्या है ऑब्जेक्टिव है। देन है रिलेशनशिप ऑफ नेचुरल एंड सोशो कल्चरल एनवायरमेंट। फर्स्ट है फिजिकल एंड नेचुरल एनवायरमेंट। फिजिकल एंड नेचुरल एनवायरमेंट, फिजिकल और नेचुरल एनवायरमेंट क्या है, दोनों एनवायरमेंट विच आर मेड बाय द ह्यूमंस एंड मेड बाय द नेचर ऑल्सो, तो वो भी फिजिकल के पार्ट आ जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये फिजिकल हैं बट ये जुड़े हुए, इनमें कुछ मैन मेड भी चीजें हैं। तो हमें दोनों जानने हैं कि फिजिकल और हमारा नेचुरल एनवायरमेंट एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं मैन मेड की बात करूँ तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, पार्क, मैन मेड लेक्स, माइंस, हाउसेस, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, ये हमारे मैन मेड एनवायरमेंट आ जाएंगे। और जो नेचुरल हैं, जो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सारे हमारे नेचुरल एनवायरमेंट के अंडर आ जाएंगे। फैक्टर्स ऑफ फिजिकल एनवायरमेंट, फर्स्ट है हमारा ज्योग्राफिकल कंडीशन। ज्योग्राफिकल कंडीशंस में मैंने अभी आपको बताया था डेमोग्राफी में कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस हो जाएंगी, आप कैसी ज्योग्राफी पे रहते हो, प्लेन में रहते हो, प्लेट्यू में रहते हो, हिली एरियाज पे रहते हो, डेजर्ट्स में रहते हो। क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये वाटर बॉडीज की रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, ओशंस क्या है आपके पास, वेरियस सॉइल, किस टाइप की मिट्टी है, ठीक है। इसके बाद है मिनरल्स और माइंस, कैसे कैसे मिनरल्स आपके वहां से निकलते हैं, वेजिटेशन कैसा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, सॉरी वाइल्ड लाइफ है वहां पे या नहीं है, एंड टोपोग्राफी, फिजिकल अपीयरेंस लैंड की कैसी है। देन है सोशो कल्चरल एनवायरमेंट। सोशो कल्चरल एनवायरमेंट क्या होता है, अब ना वन बाय वन कर रहे हैं, वहां पे मैंने आपको थोड़ी डेफिनेशंस तो बताई हैं बट उसको थोड़ा डीप कर रहे हैं। तो जो भी हमारा सोशल एनवायरमेंट है उसका सोशल कंटेक्स्ट, उसकी सोशल कंटेक्स्ट में क्या क्या चीजें होंगी कि हाउ अ पीपल लीव, कैसे रहता है, क्या होता है उसके साथ, क्या क्या डेवलपमेंट रहेंगी और कैसे लोगों को एजुकेट किया जाता है टू इंटरेक्ट देम, ये सारी चीजें हमारी सोशो कल्चरल एनवायरमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट आती है हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन। ज्योग्राफिकल कंडीशन में आ जाएगा आपकी कैसी ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप कैसे कर रहे हो, आपकी सराउंडिंग्स कैसी हैं, और आपके नॉर्म्स कैसे हैं, वैल्यूज कैसी है, पॉलिटिक्स कैसी है, रिलीजियस बिलीफ कैसी है, आप कौन से धर्म को मानते हो, कैसे रहते हो। तो सोशल एस्पेक्ट में आपकी सारी की सारी चीजें ऐड होंगी और आपके फोकवेज कैसे हैं, रूल्स क्या हैं, कस्टम्स क्या हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी रिक्वायर्स सर्टेन अरेंजमेंट व्हिच कैन बी delineated in the terms of pattern relationship between groups and institution। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कि अगर ह्यूमंस को अपनी सोसाइटी में अपने आप की एग्जिस्टेंस शो करनी है तो ऐसी कौन कौन सी मिनिमम चीजें हैं जो चाहिए। सबसे पहले तो इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए। उसे इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या है कि हमें चीजों का आदान प्रदान तो करना ही है। मान लो मुझे आपको पेन देना है तो आप मुझे पैसे दोगे या कुछ तो ऐसी चीजें दोगे जिसके बदले में आपको वो चीजें दे रही हूँ। कैसे प्रोडक्शन होगा, मतलब खाना कैसे बनेगा, गुड्स कैसे बनेंगे, उनके बारे में जानना है, ठीक है। सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, हमें कैसे एक दूसरे से बात करनी है, बिकॉज मैंने अभी कहा था एक लाइन में ह्यूमन इज अ इनसेपरेबल पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। तो साइंटिफिक नॉलेज अगर मैं बात करूं, हम बात करने के लिए पहले चिट्ठियां होती थी, अब अगर हम मेनली बात करें तो हम सबके पास फोन्स है। तो वो साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसमेंट का ही है कि आप कुछ सेकंड में ही दूसरे को कॉल पे लगा सकते हो और आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हो। तो साइंस और टेक्नोलॉजी से कैसे डील करना है, फैमिली में कैसे बैलेंस बना के रखना है, ये बिल्कुल मिनिमम है। आपके पास कुछ अथॉरिटी एंड पावर होनी चाहिए। एवरीवन वांट्स कि वो जहां भी काम कर रहा है उसको वो काम करने की उसके पास शक्ति हो और वो अपने गोल्स को अचीव कर सके, रिचुअल्स को मना सके, मैरिज कर सके, डेथ की सेरेमनीज होती हैं वो पूरी कर सके। तो ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हर कोई चाहता है अस्तित्व में रहने के लिए। अब सोशल एनवायरनमेंट के क्या फैक्टर हैं, वो मेरे किसके थे, फिजिकल एनवायरनमेंट के। कम्युनिकेशन, संप्रेषण करना, बात करना, गवर्नमेंट सरकार कैसी हो, सोशल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन, रिलीजन और इकोनॉमिक फैमिली कैसी हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हम एयर ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं, इंडस्ट्रीज हो, एग्रीकल्चर ठीक हो तो हमें गुड्स एंड फूड्स वहीं से मिल जाएगा, एंड बिल्डिंग एंड मोन्यूमेंट्स की, ये सारे हमारे सोशल एनवायरनमेंट के फैक्टर हैं। अब आ जाता है हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट। कल्चरल में हमारा क्या आ जाएगा कि हाउ अ पर्सन डेवलप देयर आइडियोलॉजी, देयर पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी को और अपनी आइडियोलॉजी को कोई पर्सन कैसे डेवलप करता है, क्या सेट ऑफ बिलीफ को वो मानता है, क्या प्रैक्टिकल कस्टम मानते हैं, हाउ दैट पर्सन बिहेव इन देयर एनवायरनमेंट, उसकी पर्सनल चॉइसेस क्या क्या है, ये ओवरऑल हमारी क्या कहलाती हैं, कल्चरल एनवायरनमेंट। तो कल्चरल एनवायरनमेंट में आपकी फैमिली भी आ जाएगी, उनके साथ क्या रिलेशनशिप है वो भी आ जाएंगे, आप सेल्फ सस्टेनेबिलिटी कैसे करते हो, आप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कैसे करते हो, सेल्फ इवेल्युएशन कैसे करते हो, एंड आपकी
खुद की कल्चर से क्या जुड़ी हो, कि आपको कैसा एजुकेशनल बैकग्राउंड मिला है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है। तो इन सबको जानने के लिए हम कल्चरल एनवायरनमेंट को जानना पड़ता है, मतलब सांस्कृतिक एनवायरनमेंट। इसके बाद आते हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ कल्चरल एनवायरनमेंट। रिलीजन, आपका धर्म कैसा है, आप फेस्टिवल और ट्रेडिशंस कैसे मनाते हो, आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आर्ट एंड कल्चर कैसा है वहाँ का, लैंग्वेजेस कौन सी बोलते हो, मतलब आपकी जो स्पेसिफिक लैंग्वेज होगी वो, ड्रेस एंड क्लोथ्स, जैसे हम अगर विंटर एरिया पे चले जाए तो वो थोड़े ना ढीले ढीले और भारी भारी कपड़े पहनते हैं, डेजर्ट में चले जाएं तो वो सूती कपड़े ज्यादा पहनते हैं। तो ड्रेसेस एंड क्लोथ्स इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ आवर कल्चरल एनवायरनमेंट। एंड कल्चरल में भी बात करूं मैं तो कल्चर के अकॉर्डिंग वियर करते हैं, लाइक जो हरियाणा के आदमी होते हैं मेनली सूट पहनते हैं या वो दामन पहनते हैं। और अगर मैं साउथ साइड की बात करूं तो दे मोस्टली वियर द साड़ी, और अगर पंजाब की बात करूं तो सूट सलवार पहनते हैं। तो ऐसे ड्रेस एंड क्लोथ्स आर आल्सो अ फैक्टर ऑफ आवर कल्चरल एनवायरनमेंट। एंड हमारा सोशल क्लासेस क्या है, हमारा जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो कैसे हो रखी है, लोअर क्लास है, अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, ये कैसे हो रखी है, ये सारी चीजों का भी ध्यान रखा जाएगा। नीड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति के संरक्षण की आवश्यकता क्या पड़ी। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम पता है हम ना एग्जिस्टेंस कर रहे हैं, मतलब वी ऑल, हमें अपना अस्तित्व बना के रखना है जहाँ पे भी आप रह रहे हो। तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी, आपको रहने के लिए घर भी चाहिएगा, खाने के लिए खाना भी चाहिएगा, हेल्थ बनाए रखने के लिए मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है, कुछ चीजों जैसे गुड्स की जरूरत पड़ सकती है। तो वी ऑल्सो नीड द केमिकल, सम काइंड ऑफ केमिकल, कंजर्वेशन की जरूरत है। तो इन चीजों के अपने अपलिफ्टमेंट के लिए, अपने स्टैंडर्ड को इनहेंस करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है। तो हमें हाउ वी आर ब्लेस्ड विद दैट नेचर, तो उसको प्रिजर्व करने की भी जरूरत है कि हमारे ये जो स्टैंडर्ड है वो क्या रह सके, मेंटेन रह सके। नाउ एडवांटेजेस, नीड एंड सिग्निफिकेंस। फर्स्ट है यूज ऑफ वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी स्रोत आपको संसाधन मिले हुए हैं, यू आर डूइंग वाइजली, कि अगर आपको मान लो यू शुड यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोस्टली, क्योंकि अगर अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बस चल रही है, एक फ्यूल यूज हो रहा है, तो नंबर ऑफ पीपल उस बस में ट्रेवल कर रहे हैं। और अगर नंबर ऑफ पीपल, अगर वो 50-55 आदमी अलग अलग व्हीकल्स अपने लेके आए, तो फ्यूल्स तो सबका ही जा रहा है ना। देन बैलेंस्ड एनवायरनमेंट बना सके, बैलेंस्ड एनवायरनमेंट कंडीशन बना सके, जिससे कि जो पोल्यूशन वगैरह है वो हमारे एनवायरनमेंट का ना हो। नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करना है कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन को भी पास कर सकें। एनर्जीज को कैसे करना है, इकोसिस्टम में बैलेंस बना के रखना है, कि ऐसा नहीं है कि हम जिस इकोसिस्टम में रहते हैं हम सिर्फ उसकी बिल्डअप करते जा रहे हैं, तो मरीन बिल्कुल चला जाएगा, पॉन्ड इकोसिस्टम बिल्कुल खराब हो जाएंगे, डेजर्ट इकोसिस्टम बिल्कुल खराब हो जाएंगे। फ्यूचर जनरेशन को कैसे देना है, फूड चेन को मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रोड्यूसर्स को रख रहे हो कंजर्व कर रहे हो, तो कंज्यूमर्स जो है वो कम होते चले जाएंगे, और जब कंज्यूमर्स कम होते चले जाएंगे तो प्रोड्यूसर की तो ऐसे हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका नंबर बढ़ सकता है। अगर हम कार्निवर्स को ज्यादा कर देंगे तो वो सारे प्रोड्यूसर्स को खा जाएंगे। तो हमें ना थोड़ा बैलेंस बना के रखना है। ग्लोबल वार्मिंग भी इससे स्लो डाउन हो जाएगी, सर्वाइवल ऑफ अर्थ बढ़ जाएगा, और सोलर रेडिएशंस कम आएगी। जैसे हम सबको पता है कि हमारी ओजोन लेयर में अब होल होता जा रहा है, तो उससे क्या हो रही है कि रेडिएशन ज्यादा नीचे आ रही है। देन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सबकी बढ़ जाए, एंड हेल्दी एंड हैप्पीनेस सब लोगों में बनी रहे। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट हार्मनी। हार्मनी एक ग्रीक वर्ड से निकला है, हार्मोनिया, विच मीन्स ज्वाइंट। जब आप इकट्ठे रहते हो, ज्वाइंट एग्रीमेंट ऑफ कॉन्कॉर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिट टुगेदर टू ज्वाइन। मतलब ये कहना चाहती हूँ मैं, हार्मनी क्या होती है, जहाँ पे आप दो से आपको साथ में जुड़ के रहना है, और यही हार्मनी है कि जब आप एक साथ में रह पाओ और जुड़ पाओ। एंड एंशिएंट ग्रीस द टर्म डिफाइंड अ कॉम्बिनेशन एंड कॉन्ट्रास्टेड एलिमेंट अ हायर एंड लोअर नोट। मतलब जब आपके पास विपरीत चीजें हों तो उनके साथ आप कैसे बना के रखोगे, तभी सामंजस्य कहलाता है। लाइक अगर आप डिमोटिवेटेड हो, तो आप कोई चीज देखो या किसी से बात करो या आप खुद को सेल्फ मोटिवेटेड करो, तो जब आपके पास दो चीजें नेगेटिव हैं तो आपको बैलेंस बना के रखना है। इन सोशल कॉन्टेक्स्ट इट एम्फेसिस ऑन द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, हमें भाईचारा बना के रखना है, क्वालिटी अमंग द पीपल, और लोगों की जो गुणवत्ता है वो भी बनी रहे और वो सामंजस्य बना के रख सकें। Therefore, the most important responsibility of teacher, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो नर्चर कर सकें लोगों में ऐसे स्किल, और हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी यही मानना है, यही एक्सप्रेस करना है कि लोगों में टॉलरेंस की पावर बढ़े और फिलॉसफी प्रीचेस कर पाएं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी प्रैक्टिसेस दी हैं वो हम क्या कर पाएं एक दूसरे में दे।
So we can say that it is a kind of relationship in which the components are existing together without destroying each other. तो हम कह सकते हैं कि हार्मनी बनाना क्या है, जब आपके कई सारे कंपोनेंट एक दूसरे के साथ रहते हों, एक दूसरे को बिना किसी प्रकार की कोई भी हानि पहुंचाए हुए। अब एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा था, वेयर देयर इज अ राइटनेस इन द हार्ट देयर इज अ ब्यूटी इन द कैरेक्टर, व्हेन देयर इज अ ब्यूटी इन द कैरेक्टर देयर इज अ हार्मनी इन द होम। कि जब आपकी हृदय में धार्मिकता होगी तो चरित्र में सुंदरता भी होगी। When there is a beauty in the character, जब चरित्रता में सुंदरता होगी, there is a harmony in the home, तो घर में पूरा सद्भाव का व्यवहार रहेगा, वातावरण रहेगा। And when there is a harmony in the home, जब घर में हार्मनी रहेगी, there is a order in the nation, तो हमारा जो पूरा विश्व है वो शांति की तरफ बढ़ेगा। And when there is a order in the nation, then there is a peace in the world, तो जैसे देश में व्यवस्था अच्छी रहेगी, जब घर में सद्भाव होगा तो देश की व्यवस्था अच्छी रहेगी, और देश में व्यवस्था अच्छी रहेगी तो विश्व में शांति का वातावरण रहेगा। सो वी कैन से दैट हार्मनी क्या होती है, खुद के साथ भी करी जा सकती है, मतलब आप सद्भाव अपने साथ रख सकते हो, फैमिली के साथ रख सकते हो, कम्युनिटी के साथ रख सकते हो, नेशन के साथ रख सकते हो। इंटरनेशनल हार्मनी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हार्मनी। तो हम इनके बारे में जानेंगे कि हमें हार्मनी मेंटेन कैसे रखनी है। लिविंग इन हार्मनी विद सेल्फ, आप अपने आप के साथ हार्मनी कैसे बना के रखोगे। सबसे पहले तो देखो, अपने लिए एक अच्छा वातावरण दो। अच्छा वातावरण देने के बाद कोई भी ऐसे कार्य ना करें कि जो गलत हो, ड्रग्स, अल्कोहल, तंबाकू, ऐसी कोई भी जो बैड हैबिट है वो ना डेवलप करें या फिर ना अपनाएं। देन नॉन वायलेंस हैबिट्स को चुने, जो भी हमारी नॉन वायलेंस है, मतलब अहिंसा को चुनोगे। सत्य बोलो, एक दूसरे से प्यार करें। शुड डेवलप द वैल्यू फॉर योर सेल्फ, अपने लिए भी जो वैल्यू मतलब मूल्य है उनका डेवलपमेंट करो। योर सेल्फ टू बी अ, परमिट योर सेल्फ टू बी अ ह्यूमन, कि आपको एक मनुष्य बन के रहना है। यूनिटी, डाइवर्सिटी में रहते हुए भी यूनिटी बना के रखनी है। इंडिविजुअल मतलब रोल ऑफ इंडिविजुअल, कि मेरा क्या रोल है हार्मनी को मेंटेन करने का। एंड हाउ टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक अच्छा नागरिक कैसे बनना है, सिंप्लिसिटी कैसे रखनी है, मैन और एनवायरनमेंट के बीच में कैसे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने हैं, और सेंस ऑफ ऑब्लाइजेशन क्या रहेगी टुवर्ड्स योर फैमिली बैकग्राउंड। एंड सेंस ऑफ ऑब्लाइजेशन क्या रहेगी टुवर्ड्स योर फैमिली एंड होम, ये ध्यान रखने हैं आपको। इसके बाद है लिविंग इन हार्मनी विद फैमिली, परिवार के साथ कैसे आप सद्भाव की भावना रख सकते हो। सबसे पहले जो फैमिली होती है वो स्मॉल सोसाइटी होती है। आपके घर ही आपके लिए एक स्मॉल सोसाइटी है, एक स्मॉल सोसाइटी है जिसके अंदर आप एक दूसरे के साथ रहते हो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे के लिए डेमोक्रेटिक वातावरण दे सकते हैं, हम लोकतांत्रिक वातावरण दे सकते हैं, एक दूसरे के साथ खाना खाना, अच्छा एनवायरनमेंट बनना। देयर शुड बी वर्क टुगेदर इन द हाउस, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करना, और बड़े बड़े डिसीजन साथ मिलकर ही लेना। ठीक है। देन है देयर शुड बी अ हार्मोनियस रिलेशनशिप विद ईच अदर, हमें एक दूसरे के साथ, मतलब आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना है। सेलिब्रेट करो, फंक्शन, पार्टी, बर्थडेज, एनिवर्सरी, इन्हें साथ में सेलिब्रेट करेंगे। सेक्रीफाइस एक दूसरे के लिए रखेंगे, नॉन वायलेंस रखेंगे, मतलब गुस्सा नहीं करेंगे, पीस मेंटेन रखेंगे, और जितना हो सकेगा एडजस्टमेंट करेंगे, वी फीलिंग बना के रखेंगे। एल्डर को कोई लीडरशिप की क्वालिटी हम दे सकते हैं, जो बच्चे हैं उनके साथ हार्मनी बना के रखो। एंड अपनी फैमिली में पॉजिटिव एनवायरनमेंट दो, और सेल्फ कंट्रोल बना के रखो। जो भी डिस्प्यूट्स हो आपकी फैमिली में, हम सबको पता है सबके डिस्प्यूट्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लिविंग इन हार्मनी विद नेबरहुड, हमें अपने जो आस पड़ोस है उसके साथ कैसे सद्भाव बना के रखना है। आप देखोगे कि बहुत सारे पॉइंट बिल्कुल सिमिलर हैं, नेशन के लिए, इंटरनेशनल के लिए, फैमिली के लिए और इंडिविजुअल के लिए भी। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, सबसे पहली चीज है कि आपको एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना के रखना है, पीस मेंटेन करके रखनी है, डेमोक्रेटिक वैल्यू रखनी है, क्लीनलीनेस रखनी है अपने आसपास में। एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं उन पे बात कर सकते हो, गार्बेज डिस्पोजल है इसे अच्छे से कर सकते हैं, फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट कर सकते हैं, मीटिंग और डिस्कशन कर सकते हैं, एक जब भी कोई डिस्प्यूट्स हो या कोई भी ऐसे गेट टुगेदर कर सकते हैं। प्योरिटी मतलब प्योरिटी ऑफ फिजिकल एंड मेंटल बना के रख सकते हो, ग्रेटिट्यूड रख सकते हो लोगों के लिए। एंड स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी सर्विस, की अगर कोई भी कम्युनिटी में सर्विस की जरूरत है तो हम करेंगे, और एक दूसरे के ओपिनियन का ध्यान भी रख सकते हैं। कल्चरल एक्टिविटी करा सकते हैं, प्रॉब्लम्स को साथ सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कितनी बार कहा कि वी फीलिंग बना के रखनी है आपको, क्लीनलीनेस बना के रखो, प्लांटेशन करो, एल्डर फैमिली मेंबर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करो। बच्चों में रिजिड एनवायरनमेंट ना दो, पॉजिटिव थिंकिंग करें, और जो डिस्प्यूट्स होती है वो हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो यही थे कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, क्लीननेस बना के रखोगे, प्लांटेशन करोगे। नेक्स्ट है हार्मनी विद द सोसाइटी। सोसाइटी और आपके नेबरहुड में काफी समानताएं हैं।
पीपल ऑल सेक्शन शुड बी एजुकेटेड, सबको एजुकेशन का हो, डिस्क्रिमिनेशन कोई ना हो, और गांधी जी की फिलोसफी के अकॉर्डिंग पीस एंड नॉन वायलेंस हम मेंटेन रखेंगे, नीडी पीपल की रिस्पेक्ट करेंगे और उनको हेल्प करने की भी कोशिश करेंगे, सिंपैथी एम्पैथी दोनों शो करेंगे, एनवायरमेंटल अवेयरनेस जगाएंगे, केयर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और पीसफुली रहने देंगे और खुद भी रहेंगे, और जो भी सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं उनका इरेडिकेशन करेंगे, इंक्रीज करेंगे, सोशल वैल्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस रखेंगे, बिलोंगिंगनेस रखेंगे कि हाँ हम एक दूसरे को अपना मानते हैं, और हम ऐसे एनजीओज भी अपनी सोसाइटी में बना सकते हैं जो हमारी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए वर्क करें, लोकल मीटिंग्स कराएं, फेस्टिव्स के प्रोग्राम्स को साथ मिलकर सेलिब्रेट करें, एनवायरमेंट के जो भी इश्यूज हैं उन्हें जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसे देके हम करा सकते हैं, क्लब बना सकते हो कि हार्मनी बना सके हम, गैप को फिल करने की कोशिश करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे लोगों को, और इमोशंस वगैरह हैं उनको, स्ट्रेस को दूर करने की कोशिश करेंगे, कोई भी ऐसी एक्टिविटी आपके सोसाइटी में या कम्युनिटी में चला के। नेक्स्ट आती है विद वर्ल्ड के साथ हार्मनी कैसे बनाओगे, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग रख के, जो यूएनओ ने इंटरनेशनल डेज बताए हैं उन्हें साथ में सेलिब्रेट करके कि डिफरेंट कंट्रीज कम टुगेदर एंड सेलिब्रेट दोज डेज। इसके बाद है फिलोसफी ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस बना के रखेंगे, और जो दूसरी कंट्रीज के लोग हैं उनके लिए भी रिस्पेक्ट का वातावरण बनाएंगे, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के बारे में सोचेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई आपकी प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ आपके देश की प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम पे ही आप बात करोगे, नहीं, हमारे जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है, ऐसी सिचुएशन है जो यूनिवर्सली इफेक्ट कर रही है सबको, उन पे बात करेंगे, ओवर द सीज जाके बात कर सकते हैं, मतलब दूसरी कंट्रीज में, जैसे हमें पता है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी हैं, मिलते रहते हैं अलग अलग कंट्रीज से, तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ हार्मनी, टेररिज्म को दूर हटाने की कोशिश करेंगे, नेचुरल डिजास्टर में हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, ग्लोबल मीटअप करा सकते हैं जिससे कि जो है अदर कंट्रीज भी हमारे साथ आके काम करें, इंटरनेशनल रिलेशनशिप अच्छे करेंगे, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन की जरूरत है तो ग्लोबलाइजेशन भी जरूरत है, तो इनके लिए पीस करोगे कि अगर ये भी कुछ काम हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन बहुत हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो इनको जो डील करने हैं ना, इनकी इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत पीसफुली नेचर से करेंगे, रीड द वर्ल्ड एज अ यूनिटी। तो अब तक हमने हार्मनी पढ़ी, हार्मनी विद फैमिली, हार्मनी विद सेल्फ, हार्मनी विद द कम्युनिटी और सोसाइटी, हार्मनी विद द वर्ल्ड। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपको लगभग ऐसा काम करना है जिससे आप ऐसे गेस्चर्स ना शो करो जो वायलेंस हो या फिर एंग्री हो, पीसफुल हो, एनवायरमेंट पे भी बात की गई है, और सबके साथ एक सा व्यवहार कर सके, एक से का मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन या डिस्पैरिटीज ना हो। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस विद रेफरेंस टू एनसीएफ। अब एनसीएफ ने क्या कहा था, देखो प्राइमरी स्टेज पे मैंने कहा कि पहले हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट होते थे, सोशल साइंस और साइंस, तो बच्चों के लिए काफी डिफिकल्ट भी होता था सब्जेक्ट कंसर्न के हिसाब से और दूसरा वर्कलोड के हिसाब से भी, बट एनसीएफ ने इसे क्या किया है, एनसीएफ ने सिलेबस को इंडिकेट करके हमारे जो साइंसेज और सोशल साइंस थी उसे हमें बना दिया है ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज। क्यों किया है, बच्चों को जो लोकल प्रॉब्लम है लोकेट कर सके और कॉम्प्रीहेंड अंडरस्टैंडिंग बना सके, सोशल, नेचुरल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के लिए अंडरस्टैंडिंग बच्चों में डेवलप कर सके, कोग्निटिव कैपेसिटी बच्चों की बढ़ाएं, क्योंकि जो सोशल फेनोमेना है ना, छोटे बच्चों को उन्हीं को जानने की सबसे ज्यादा जरूरत है और उन्हीं को अंडरस्टैंड करने की ज्यादा जरूरत है। बच्चों में जो क्यूरियोसिटी है, क्रिएटिविटी है, उसे नर्चर कर सके, बिकॉज फॉर द स्मॉल किड्स क्या होता है कि अगर मैं एसएसटी बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ अलग से और साइंस पढ़ा रही हूँ अलग से, तो बहुत सारे टॉपिक हैं जो क्लैश भी कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे फैमिली पढ़ाना है तो वो साइंस में भी सेम है और एसएसटी में भी सेम है। मुझे पढ़ाना है ऑक्यूपेशंस, तो वो मैं साइंस में भी करा सकती हूँ, एसएसटी में भी करा सकती हूँ। डेमोग्राफिक सिचुएशंस, तो वो हम दोनों कंबाइन होके भी करा सकते हैं, मतलब दोनों सब्जेक्ट्स को हम इंटरडिसिप्लिनरी करके भी पढ़ा सकते थे। दैट्स व्हाई NCF build a new subject which is called as a EVS. It is a combination of science and social science because at the primary stage level, children have to learn about or comprehend about their natural social environment. अवेयरनेस प्रोग्राम कराएं बच्चों के लिए, तो हमने ईवीएस इसीलिए बनाया है कि बच्चों की कॉग्निटिव लेवल बढ़ सके, बच्चों के साइकोमोटर स्किल्स बढ़ सकें, क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ सके, क्रिटिकली एग्जामिन करना सीख सकें, इनोवेटिव आइडिया बच्चे ला सकें, एंड उनका जो वर्कलोड है वो भी कम हो सके। फैब्रिकेशन हो रहा है, एस्टिमेशन हो रहा है, ये चीजें देखें बच्चे, टेक्नोलॉजी देखें। मैंने अभी कहा कि आपको क्रिटिकली एग्जामिन कर सके हो आप, जो भी कंसर्न है हमारे, ऑप्रेस कर दिया गया है किसी वजह से, जेंडर सेंसिटाइजेशन है, जस्टिस नहीं हो रहा है, तो बच्चों को जो छोटी चीजें जानने की जरूरत है, लाइक देयर फैमिली, माई सेल्फ टू लेकर उनके वोकेशंस तक, तो इतनी चीजें बच्चे एक ही प्लेटफॉर्म पे जान पाए। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी।
स्टडीज टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक जो हमारी टेक्स्ट बुक मिली है हमें ईवीएस की, उनके क्या फीचर्स हैं, तो हमें ये तो पता चल गया साइंस और सोशल साइंस से हमारी एनवायरमेंटल एजुकेशन बनी है। तो क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए मतलब प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए क्या रहेगा हमारा, फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरा रिलेशनशिप बता सकते हैं, रिलेशनशिप लाइक मदर फादर, ये आपने सुना होगा, मैटरनल पेरेंट्स, पैटर्नल पेरेंट्स। वर्क एंड प्ले के बारे में बता सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ प्ले उन्हें बता सकते हैं। एनिमल्स के बारे में जैसे हार्बीवर कार्निवर्स की जानकारी दे दी जाती है। प्लांट्स के बारे में बता सकते हैं, बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा, किया भी होगा कि प्लांट बेस्ड एक्टिविटी कराई जाती है कि आप ट्री बनाओ दालों से पेंट करके, ऐसे ऐसी चीजें बच्चों को दी जाती हैं। फूड के बारे में जान सके, देन है वाटर, कौन से जंक फूड में आते हैं, कौन से हमारे हेल्दी फूड हैं, क्या बैलेंस डाइट है, शेल्टर कैसे होते हैं, देन ट्रैवल ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी जान सकते हो, थिंग्स वी मेक एंड डू, कौन सी चीजें आप खुद से बना सकते हो, कर भी सकते हो। तो इन बेसिस पे हमें छोटे बच्चों को ऐसे कॉन्टेक्चुअल चीजें मिलती हैं। कॉन्टेक्चुअल का मतलब है जो सिचुएशन बेस्ड है और जो बच्चे अपने एनवायरमेंट में जाके ढूंढ सकते हैं। अब अबव थीम हमें समझ आ गई, तो क्लास थर्ड एंड फिफ्थ का कैसे है, फोकस ऑन द इक्वल वेटेज ऑफ, किसकी, सबकी इक्वल वेटेज रखें कि वो किसी भी क्लास से हो, किसी भी जेंडर से हो, किसी भी रिलीजन से हो, तो सबको मल्टीकल्चरलिज्म सिखाया जा सके। और जो टेक्स्ट बुक है वो डाइवर्सिटी को प्रेजेंट करते करते यूनिटी भी शो कर सकें। सेंसिटाइज करो बच्चों के एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए, रियल लाइफ इंसिडेंट्स का एग्जांपल दो, बुकिश नॉलेज को एक्सटर्नल वर्ल्ड से जोड़ सकें हम, और ऐसी एक्टिविटी करा सकें जो लर्निंग बाय डूइंग हो, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच हो, रोट लर्निंग बिल्कुल खत्म करी जा सके, और ऐसे एक्टिविटी कंडक्ट कराई जा सकें जो ज्यादा से ज्यादा एनवायरमेंट में जाके की जाए। नेक्स्ट है द बुक ऑल्सो सजेस्ट हाउ टू मिटिगेट द प्रॉब्लम्स, जो हमारे करंट इश्यूज हैं, डिजास्टर्स हैं, इनके साथ कैसे कैसे कम किया जा सकता है, इनके बारे में जाने। मैप्स, पिक्चर्स, डायग्राम, कार्टून, सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक्स आप दे सकते हो उन्हें कि वो बच्चे जो हैं अपनी नॉलेज को एक्सटेंड कर सकें। स्पेशल नीड्स क्या है बच्चों की, जैसे कोई बच्चा डिसएडवांटेज्ड है, ऑप्रेस्ड है, फर्स्ट जेंडर लर्नर है, उनके बारे में जान पाएं, और ऐसे प्रोविजंस भी कराएं कि वो ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव वर्क कर सके। देयर इज अ नो प्लेस फॉर द डेफिनेशन, डेफिनेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे हमें रटा रटाया काम नहीं कराना, हमें बच्चों को डेफिनेशन करानी सिखानी है। देन अगर मैं बच्चों को व्हाट डू यू मीन बाय द एनवायरमेंट, तो बच्चे जाने कि वो कैसे आए। जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि कौन सा वर्ड है, एटोमोलॉजिकल मीनिंग क्या है, एनवायरोनिया से निकला है, इनके क्या मीनिंग है, तो बच्चे अपने आप से जोड़ जोड़ के बताएं कि हाँ हमने कहा था आसपास का वातावरण, चारों ओर का वातावरण। बच्चों को मैं बोलूँ कि जॉइंट फैमिली क्या होती है, तो ऐसे रियल लाइफ सिचुएशन के एग्जांपल उनके पास हैं कि वो अपने, या तो वो खुद से जॉइंट फैमिली में तो बहुत जल्दी से दे सकते हैं, और अगर उन्होंने अपने आसपास में भी कोई जॉइंट फैमिली देखी है या किसी बच्चे का एग्जाम्पल दे दिया, तो बच्चे उस डेफिनेशन को क्रिएट कर सकें, ना कि उस डेफिनेशन को रट्टा लगाएं। इसके बाद अपॉर्चुनिटी दो क्या क्या करने की, क्वेश्चन पूछने की, क्वेश्चन आंसर करने की, एक्सपेरिमेंटेशन की और लर्निंग बाय डूइंग की। टेक्स्ट बुक है जो वो सोर्स ऑफ, नॉट ओनली द सोर्स ऑफ नॉलेज बट नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने का भी एक वे है। टोटली स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए, मैंने कहा आपको वर्कलोड भी कम करना है बच्चों का। अब है इमर्जिंग इश्यूज एंड इम्प्लीकेशन ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। आप कहोगे मैम इतनी आसान चीजें आप करा रहे हो, तो हम बचपन में पढ़ के आए हैं, बट यहाँ पे करना जरूरी है आपको, और देखना है कि इनसे हम डील भी कैसे करेंगे। इमर्जिंग इश्यूज वो होते हैं जो आज आपकी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को अफेक्ट कर रहे हैं और उनके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, जैसे अर्थक्वेक है, साइक्लोन है, लैंडस्लाइड है, फ्लड्स हैं, ड्राउट्स हैं, डेफोरेस्टेशन है, क्यों होते हैं और क्या बचाव है, यहाँ से हम वो जानेंगे। फर्स्ट आता है हमारा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थ की क्रस्ट का ट्रेम्बल करना स्टार्ट कर देना, मतलब कांपना स्टार्ट कर लेना, वाइब्रेट होना स्टार्ट कर लेना फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट से, जहां से वो ट्रेम्बल करना स्टार्ट करी है, तो उसे आप अर्थक्वेक बोलते हो। डिक्शनरी का, पेंगुइन डिक्शनरी का क्या कहना है, अ शॉक और सीरीज ऑफ शॉक्स एज पर ड्यू टू द सडन मूवमेंट ऑफ क्रस्टल रॉक्स जनरेटेड एट अ पॉइंट विद अ क्रस्ट और मेंटल कॉल्ड अर्थक्वेक। एक सेंटर पॉइंट से वहां जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं या क्रस्ट है, मेंटल का शेक करना स्टार्ट कर देना हमारा अर्थक्वेक कहलाता है। एट पॉइंट वेयर शॉक वेव रीच टू द सरफेस एट अ पॉइंट, द पॉइंट सेंटर ऑफ द क्या, अर्थक्वेक का जो सेंटर है वहां से जो रीच वाइब्रेशन जो है रीच करती है हमारी अर्थ क्रस्ट तक, और इसे नापा किस पे जाता है, रिचर स्केल पे नापा जाता है। इसके बाद तीन टाइप के अर्थ वेव्स होते हैं, पी लॉन्गिट्यूडनल, एस ट्रांसवर्सल एंड एच सरफेस वेव। देन आते हैं व्हाई डू अर्थक्वेक अकर। इन अगर मैं बुकिश नॉलेज की बात ना करूं, आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊं, तो हमारे पास ना अर्थक्वेक दो तरीके से आते हैं। मान लो ये हमारी अर्थ की दो प्लेट्स हैं, ठीक है, या तो ये प्लेट्स ऐसे अलग अलग हैं, या तो ये प्लेट्स एक दूसरे से टकरा जाएं
तो हमारे अर्थक्वेक आते हैं, या फिर ये एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर स्लाइड कर जाए तो भी हमारे अर्थक्वेक आते हैं। दिस इज द टू मेन रीजन कि एक दूसरे से स्ट्राइक हो जाना और एक दूसरे पे स्लाइड हो जाना, देयर इज अ टू मेन रीजन फॉर द अर्थक्वेक। तो कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस होती है अर्थ की, और वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से भी हो सकते हैं। फॉलिंग ऑफ रूफ्स, रॉक, केव्स, इंटीरियर ऑफ द अर्थ कॉजिंग द डिस्प्लेसमेंट। जो हमारी अर्थ केव्स हैं, अर्थ के अंदर भी जो केव्स बनी हुई हैं उनकी रॉक्स गिर जाना, इसका भी मेन रीजन है। थ्योरी पे बात करूं तो टेक्टोनिक प्लेट्स ही हैं। मैंने कहा कि जो प्लेट्स हैं स्लैब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं या एक दूसरे से टकरा जाएं तो हमारे दो ये मेन रीजन है जिसकी वजह से हमारे क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लेट मूवमेंट seen in the northward movement in Indian plate where it collide with the Asian plate। इंडियन प्लेट जब एशियन प्लेट से टकराई थी तो मैंने यही बताया था आपको कि या तो कोलिजन है या स्लाइड डाउन है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से अर्थक्वेक अक्कर करते हैं। तो क्या क्या नुकसान होते हैं इसके, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ, कोर्स ऑफ रिवर, मतलब नदियों का बिल्कुल रास्ता भटक जाता है या चेंज हो जाता है, सुनामी आ सकते हैं, क्रैक्स, दरारें आ सकते हैं, फिजर्स पे दरारें ही होते हैं, फाउंटेन्स ऑफ मड, मिट्टी और कीचड़ पैदा हो सकता है। अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया इंडिया में कौन कौन से हैं, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है NIDM, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने सर्वे किया था। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है हमारा जो आगे की भविष्यवाणी कर देता है कि हमारे क्या क्या रहेंगे। तो हमारे ना जोन्स कुछ ऐसे बांटे गए हैं, वेरी हाई रिस्क, हाई डैमेज रिस्क, मॉडरेट, लो और वेरी लो। तो वनरेबल कंडीशंस है हमारे इंडिया में भी कुछ, और जैसे इंडियन नेपाल बॉर्डर पे बिहार के जो पार्ट हैं वहां पे अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं, उत्तराखंड, वेस्टर्न हिमाचल प्रदेश, कश्मीर वैली, हिमालयन रीजन और कच्छ गुजरात में। नेक्स्ट आते हैं हमारे साइक्लोन। वैसे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो बिल्कुल अर्थक्वेक प्रोन कंट्रीज हैं, बट मैंने ये सिर्फ इंडिया के पार्ट आपको बताए हैं। नेक्स्ट है हमारा साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है, जब भी विंड सर्कुलेट करती है इनवर्ड्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नॉर्थन हेमिस्फीयर से तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलती हैं, और साउथर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाके जो विंड एक दूसरे से क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं, तो वो हमारे साइक्लोन पैदा करते हैं। दो टाइप के साइक्लोन होते हैं, ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल होते हैं जब हमारा जो साइक्लोन है ना वो अर्थ के बिल्कुल नियर अबाउट होता है, तो वो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जब मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारी एक ट्रोपोस्फेयर होती है, तो मेनली एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारी ट्रोपोस्फेयर के नियर होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारी एरियाज ऑफ अकरेंस। एरिया सबसे ज्यादा साइक्लोन्स कहाँ आते हैं, बे ऑफ बंगाल में, याद रखना, ईस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, and though most of the cyclone originate from the 10 to 15 डिग्री latitude during the monsoon season, सबसे ज्यादा मानसून सीजन में आते हैं, और बे ऑफ बंगाल में मोस्टली डेवलप होते हैं मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। डैमेज क्या कर सकते हैं, अब जो भी हमारे इमर्जिंग इश्यूज हैं, मतलब जो हमारे नेचुरल डिजास्टर्स हैं, डैमेजेस मेनली सेम है कि लाइफ की लॉस होता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, नदियां अपना कोर्स चेंज कर लेती हैं, स्ट्रक्चर्स गिर जाते हैं, पानी गंदा हो जाता है, मतलब मड़ी, कीचड़, ये सारी चीजें होती हैं, और हुरिकेन्स वगैरह भी आने के स्ट्रॉन्ग मतलब जो है खतरे हो सकते हैं। साइक्लोन क्या डैमेज करेंगे, इंटायर पाथ, जिस पाथ से गुजरेंगे वो पूरा का पूरा रास्ता वो क्या कर देंगे, खराब कर देंगे। और साइक्लोन बहुत स्पीडी विंड होती है, तो जिसकी वजह से अगर हर्ट्स वगैरह कोई भी ऐसी चीज आएंगी रास्ते में तो वो भी उन्हें उड़ा सकते हैं, इवन स्टोन्स को भी उड़ा ले जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह ये डैमेज हो सकते हैं, पेड़ अपरूटेड हो सकते हैं। सेफ्टी क्या है, रेडियो टेलीविजन पे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो आपको कहता है उन इंस्ट्रक्शंस को सुने, अपने विंडो दरवाजे बंद करके रखें, अलर्ट्स हो जाएं, अलर्ट अगर आपको जारी कर दिया जाता है तो सेफ प्लेस पे पहुंचे, और इमरजेंसी किट अपने घर पे बना के रखें। फूड और वाटर को स्टोर करके रख सकते हो आप, और जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, आपके इंपॉर्टेंस डॉक्यूमेंट हैं, उनको आप सेव करके रखो। पानी में ना उतरें, क्योंकि मैंने अभी कहा कि आपको ट्रीज और जो इलेक्ट्रिक पोल है वो अपरूटेड हो सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो द रीजन। बी केयरफुल अबाउट द स्नेक्स एंड अदर पॉइजनस एनिमल्स। तो देखो वो भी रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो वो आपके घरों में भी आ सकते हैं और पानी के थ्रू भी आ सकते हैं, तो इनसे बचने की कोशिश करो। नेक्स्ट है हमारा लैंडस्लाइड। काफी इजी है, आपको लिखना आना चाहिए, एंड सोच समझ के डेफिनेशन बनाओ। ऐसा नहीं है कि मैंने लिख दिया, मैंने बोल दिया तो उसे आप रट्टा लगा लो। आप सोचो कि क्या ऐसा ही होता है, और अगर आपने देखा हुआ है, वैसे तो आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो, आप सबको पता होगा साइक्लोन क्या होते हैं, लैंडस्लाइड्स क्या होती है, अर्थक्वेक क्या होते हैं, हमने खुद भी फेस किए हैं काफी चीजें। तो अगर आपको उनके बारे में नई जानकारी है तो प्लीज एक वीडियो वॉच करो, उससे आपको काफी नॉलेज हो जाएगी, और उसके बारे में आप डैमेज भी लिख पाओगे, प्रिकॉशंस भी लिख पाओगे, एंड व्हाट डू यू मीन बाय दैट, ये सारा समझ आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड क्या होती है, जब स्लोप ऑफ ग्रेविटेशनल मूवमेंट,
तो जो अर्थ की बॉडीज हैं, रॉक बॉडीज हैं, अपने आप को ओविंग, मतलब जो उनका मटेरियल, उनका स्टफ है, वो उन्हें नहीं रख पाती हैं और वो स्लाइड डाउन हो जाती हैं, तो वहां पे लैंडस्लाइड्स होती हैं। जैसे रॉक्स वगैरह, आप हिली एरियाज पे जाते होगे, तो आपने देखा होगा कि ना काफी रास्ते बंद होते हैं, क्या बोला जाता है कि लैंडस्लाइड है, तो उनकी जो स्लोप है ना, वो अपने आप का जो स्टफ है ना उसे सेफ नहीं रख पाती और वहां से वो जो स्लाइड डाउन हो जाता है, आप उन्हें ही लैंडस्लाइड बोलते हो। कॉजेस क्या है? लॉस ऑफ वेजिटेशन, क्योंकि हमें पता है जो हमारे पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो ना उनकी रूट्स जो है उन्हें पकड़ के रखती हैं। जब वेजिटेशन ही नहीं रहेगा तो वो जो पकड़ है उनकी ढीली हो जाएगी, अर्थक्वेक आ सकते हैं, लैंडस्लाइड काफी भारी भी हो सकता है, तो उससे हमारी ट्रेमलिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट हो सकती है। रोड कंस्ट्रक्शन, मतलब रोड डैमेज हो सकते हैं, कल्टीवेशन शिफ्ट करना पड़ सकता है, हाउसेस जो हैं वो दोबारा बनाने पड़ सकते हैं। इफेक्ट क्या है? जो वाटर सोर्सेज हैं वो ड्राई अप कर सकते हैं, फ्लड आ सकते हैं, ब्लॉक हो जाएगा रास्ता, ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाएगा, लोगों की मौत हो सकती है। वो तो शुरू में मैंने आपको बोला है कि लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी तो आप इन इश्यूज के साथ रखो ही, एंड विलेज के विलेज भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। अब मेजर्स क्या क्या है? एफोरेस्टेशन होता है लार्ज नंबर ऑफ, मतलब एक बड़े पैमाने पर पेड़ों का उगाना। नेक्स्ट है न्यू टेक्निक्स फॉर रोड कंस्ट्रक्शन ऐसे बनाए कि वो अच्छा स्टफ और मटेरियल यूज करे कि आफ्टर लैंडस्लाइड भी उनमें कोई भी डैमेज ना हो। माइनिंग जो है हिमालयन रीजन पे मिनरल्स की तो बैन कर दी जाए ऐसे इलाकों पे जहाँ पे लैंडस्लाइड होने के खतरे हैं। डेफोरेस्टेशन को, जो पेड़ों की कटाई है वो रोकना है, और परमानेंट टाइप ऑफ फ्रूट ट्रीज उगाए जाएं कि वो थ्रू आउट द ईयर भी आपको फल भी दे पाए और उनसे जो है वो जो उनकी जड़ें हैं उनकी पकड़ भी बना के रखें। नेक्स्ट है हमारा ड्राउट्स क्या होते हैं? सूखा पड़ना। तो लंबे पीरियड से बारिश का ना होना और सिग्निफिकेंट प्रेसिपिटेशन, मतलब उस जगह पे पानी की बूंदे ना गिरना, उसे आप क्या बोलते हो? ड्राउट्स। मतलब लंबे समय से और बहुत दिनों, लंबे समय से और एग्जैक्ट, मतलब जो भी हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट है उस अमाउंट में प्रेसिपिटेशन ना होना, बारिश ना आना, रेनफॉल ना होना और ग्राउंड वाटर भी ना उपलब्ध होना, तो वो हमारा क्या कहलाते हैं? ड्राउट्स कहलाते हैं। मेट्रोलॉजिकल होते हैं, मेट्रोलॉजिकल की मौसम संबंधी हैं, जैसे गर्मी आ जाती है तो ड्राउट्स होना काफी कॉमन चीजें हैं। हमारे यहाँ पे भी कई बार हो जाता है कि गर्मी में पानी की काफी कमी हो जाती है बिकॉज यूसेज बढ़ जाती है। हाइड्रोलॉजिकल पानी की वजह से, या तो रेनफॉल है वो हुई ही नहीं है, और एग्रीकल्चर है कि आपने कोई ऐसी फसल उगा ली है जिसमें आपने पानी की जो यूसेज है वो ज्यादा कर ली है। कॉजेज क्या है ड्राउट्स के? रेनफॉल ना होना, मैंने अभी कहा कि मैन के इंटरफेरेंस की वजह से, पेड़ तो है ही नहीं क्योंकि हम सबको पता है कि पेड़ ही वर्षा लेके आते हैं, तो वो तो है नहीं, तो उसकी वजह से हमारी बारिश भी नहीं हो रही है। ड्राई फार्मिंग। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारा रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ द ड्राउट। हमें जो सूखा है उस सूखा पड़ने के इम्पैक्ट कैसे कम करने हैं? फार्मिंग जो है ड्राई करनी है, मतलब ऐसी खेती करनी है जिसमें कम से कम पानी यूज हो सके, ऐसी फसल हम उगा सकते हैं। क्रॉप कल्टीवेशन, ड्राई क्रॉप कल्टीवेशन, जो हमारी सूखी फसल है वो खेती करो, वाटर हार्वेस्टिंग करें, ज्यादा से ज्यादा पानी हम बचा के रखें, कनाल्स बना दे जिससे वाटर लॉस भी कम हो, और सलाइन सोल वगैरह है जहाँ पे आप अगर फसल उगा रहे हो तो आप ड्रिप इरिगेशन कर सकते हो। ड्रिप इरिगेशन देखा होगा आपने, ड्रिप ऐसे ना ड्रिप चलती रहती हैं, तो उससे भी आप इरिगेट कर सकते हो, तो जो पानी है वो डायरेक्ट उन पौधों की जड़ों में चला जाएगा। ड्राउट प्रोन एरिया कौन कौन से हैं? अरावली, वेस्ट ऑफ अरावली हिल पे हमारा मरुस्थली है, वहां पे कच्छ, गुजरात का कच्छ तो बहुत ड्राउट प्रोन एरिया है, ये है। एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के कुछ पार्ट भी ऐसे हैं, और मध्य प्रदेश के भी ईस्टर्न पार्ट ऐसे हैं जो हमारे ड्राउट प्रोन हैं। आंध्र प्रदेश के इंटीरियर पार्ट हैं, कर्नाटका के नॉर्थन पार्ट हैं, तमिलनाडु के भी इंटीरियर हैं, साउदर्न पार्ट ऑफ झारखंड एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ ओडिशा आर ऑल्सो द ड्राउट प्रोन एरिया। इनको आप याद भी कर सकते हो, नहीं तो कच्छ, ये तो जरूर याद रखना। राजस्थान के और मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सूखा बहुत नॉर्मली आता है। नेक्स्ट है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान के कुछ नॉर्दर्न पार्ट हैं जहाँ पे ड्राउट प्रोन है, और यूपी और कुछ ऐसे पार्ट हैं कर्नाटका के, तमिलनाडु के, जिनकी वजह जो ड्राउट अफेक्टेड है, या तो उसमें मेट्रोलॉजिकल भी हो सकता है और कोई भी एग्रीकल्चर ड्राउट भी हो सकता है, पर मेनली प्रॉन एरियाज है। इफेक्ट क्या है? स्कार्सिटी ऑफ फूड, खाने की कमी हो जा सकती है। फोडर, मतलब जो हमारे गाय भैंसों का चारा, उसकी कमी हो सकती है। लोग पानी से और भूख प्यास से तब उनकी डेथ हो सकती है, उनकी कमी होने की वजह से। लोग अपने जो रेजिडेंस है वो छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि पानी नहीं है तो फसल भी नहीं है, फसल नहीं है तो इट मीन्स खाना भी नहीं है।
और अगर वहाँ पे ये चीजें नहीं है तो वहाँ के वोकेशंस भी बहुत कम होंगे। मैनी पीपल, लोग और एनिमल्स मर रहे हैं, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, आजीविका की कमी। अभी मैंने कहा कि वोकेशंस भी नहीं है। सम अफेक्टेड पीपल आर फोर्स्ड टू बिकम रेफ्यूजीज, रेफ्यूजीज बन जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी जो जन्मभूमि है वो छोड़नी पड़ जाती है। नेक्स्ट है फ्लड। आपको लग रहा होगा काफी इजी है ना, इसमें आपको वो चीजें हैं जिनसे आप बिल्कुल अवेयर हो। मैं बस आपको एक थोड़ा सा नॉलेज एनहेंसमेंट कराना चाहती हूँ, दैट्स व्हाई इसकी जो पीपीटी है वो काफी लेंदी नहीं है। मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन बता रही हूँ, इफेक्ट्स बता रही हूँ और सेफ्टी मेजर्स बता रही हूँ। इनके टाइप्स मैंने सिर्फ लिख रखे हैं, उनकी थोड़ी सी ओरल मैं डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, बट अगर आपको ज्यादा जानना है तो यू कैन गो फॉर द गूगल और आप अपनी बुक भी चेक कर सकते हो। बट आई थॉट दिस इज, आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट है हमारा फ्लड। फ्लड इज जनरली डिस्क्राइब रश ऑफ वाटर, ज्यादा पानी का आ जाना। ड्राउट्स में था पानी की कमी हो जाना और फ्लड्स में है ज्यादा पानी का आ जाना, मतलब जो हमारे रिवर के लोअर बेसिन्स हैं वो अपनी ओवरफ्लो हो जाए अपनी लिमिट से, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, फ्लड्स। फ्लड्स क्या हैं, क्या रीजंस हैं फ्लड्स के? रेनफॉल ज्यादा हो जाना, स्नो मेल्ट कर जाना हमारी। फ्लशेस फ्लड आर अकाउंट फॉर द साइक्लोनिक स्टॉर्म आ जाना एकदम से। साइक्लोनिक स्टॉर्म में क्या होता है, जो बादल है ना वो फंस जाते हैं साइक्लोन के अंदर और कहीं भी जहां भी वो साइक्लोन रुकता है वहां पे वो बारिश कर सकते हैं। सुनामीज का आ जाना, ड्रेनेज सिस्टम का इंटरफेरेंस होना क्योंकि पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में आ रहा है। इफेक्ट्स क्या है, वही पानी की, खाने की ये कमी हो जाएगी, लोगों को अपने रेजिडेंस छोड़ने पड़ जाएंगे, ज्यादा डैमेज हो जाएगी, फसल खराब हो जाएंगी, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी तो है ही। फ्लड कंट्रोल मेजर्स क्या हैं, जो भी रिजर्वायर्स हैं उनका ध्यान रखें, मतलब उनमें फ्लड, अगर फ्लडिंग हो रही है तो उनका जैसे माउथ ओपनिंग वगैरह कर सकते हैं, तो एक्सेस वाटर को कहाँ निकालना है, कैसे निकालना है। प्लांटिंग ऑफ ट्री कर सकते हैं। प्लांटिंग ऑफ ट्री से ये होता है कि वो जो वाटर है एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो सिप सिप करके ग्राउंड में चला जाता है। रीस्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम का। तो ये सारे सेफ्टी मेजर्स हैं जिसमें हम फ्लड्स में भी बच सकते हैं। इसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक्सेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। आपको ग्रीन हाउस गैसेस का पता है? अगर नहीं पता है तो ये आपका होमवर्क है, आप अपने नोट्स में जरूर लिखना कि व्हाट आर द ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हमारे जो अर्थ का जो है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। अब ग्रीन हाउस गैसेस से हो क्या रहा है, मान लो ये मेरी अर्थ है, मतलब यहाँ पे ये मेरा अर्थ का एरिया है, अर्थ के एरिया के ऊपर से जो हमारा एटमॉस्फेरिक रीजन है वहां पे ग्रीन हाउस गैसेस ने एक लेयर बना ली है। लेयर की वजह से जो हमारी अर्थ की जो हीट है ना वो हमारे एनवायरमेंट से बाहर नहीं जा पा रही है, जिसकी वजह से जो है टेम्परेचर हमारी अर्थ का बढ़ता जा रहा है। तो इसकी वजह से काफी चीजें हैं जो इफेक्ट कर रही हैं, जैसे द राइज ऑफ माउंटेन एंड देयर सब्सिडेंसेस हैज ब्राउट अबाउट द चेंज इन क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। एंड द राइज एंड फॉल इन सी लेवल में या तो पानी बढ़ रहा है या घट रहा है। द कंपोजिशन ऑफ गैसेस, हमारे जो एनवायरमेंट में गैसेस थी उनकी जो अमाउंट है वो भी घट बढ़ रही है। नेक्स्ट है इफेक्ट क्या होते हैं, सी लेवल बढ़ जाता है या सबमर्ज भी हो सकते हैं, जो हमारे सी लेवल के आसपास के एरिया है काफी सबमर्ज हो जाते हैं। 1000 कोस्टल एरियाज बिल्कुल खराब हो, लोगों की लाइफ बिल्कुल वहां पे खराब हो जाती है। पोलर रीजन में जो बर्फ है वो पिघलने लग जाती है। सलाइन वाटर है वो स्पॉइल हो जाता है, स्पॉइल कर देता है काफी घरों को और प्रॉपर्टी को। कंट्रोल किया जा सकता है ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करके। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि जो ये फैक्ट्री वगैरह से केमिकल निकलते हैं ये ऑक्सीडेशन काफी करते हैं, तो उनको रोक के, एफोरेस्टेशन बढ़ा के, बायो एग्रीकल्चर करके। एंड स्वीडन ने देखो एक ओथ ली है कि वो 2020 के बाद कोई ऑयल यूज नहीं करेगा, तो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। इसे जाओ और चेक करो कि व्हाट इज दिस, की ओथ ली है और 2020 के बाद ऑयल नहीं यूज करेगा। मैं आपको छोटी छोटी चीजें एज अ होमवर्क दे रही हूँ कि जिससे आप भी थोड़े अपडेटेड रहो एडवांस नॉलेज से भी। नेक्स्ट है हमारी ग्लोबल एनवायरमेंट चेंजेस, क्या क्या इम्पैक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग इज बर्निंग कंटेंट ऑफ टुडे, मतलब आज की दुनिया का सबसे बड़ी समस्या है। साइंटिस्ट भी बहुत वरी हैं बिकॉज या तो हीटिंग बहुत ज्यादा हो रही है या कूलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, सीरियस इम्पैक्ट हो रहा है। अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, और मैंने कहा था थोड़ी देर पहले ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी हमारा एटमॉस्फेयर है बहुत पॉल्यूटेड हो गया है। टेम्परेचर काफी इंक्रीज कर रहा है, क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं और हम इससे हमारी ह्यूमन और सोशल लाइफ पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट। देन है डेफोरेस्टेशन। डेफोरेस्टेशन क्या होता है, एक बड़े अमाउंट में जो हमारे ट्रीज हैं उनका कट डाउन कर देना हमारा एफोरेस्टेशन कहलाता है, सॉरी डेफोरेस्टेशन कहलाता है। एफोरेस्टेशन इज जस्ट अपोजिट टू डेफोरेस्टेशन। तो इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज और प्लांट, एनिमल विल नॉट गेट द फूड। जब प्लांट और ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो एनिमल्स को उनका खाना नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से उनकी लाइफ डिस्टर्ब होगी एंड उससे ही हमारी लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। तो प्लांट्स और ट्रीज की एक काफी बड़े लेवल पे कटाई कर देना हमारा डेफोरेस्टेशन कहलाता है। इसके अगर मैं डैमेजेस बताऊं तो आप लोगों को पता है कि डेफोरेस्टेशन होने से
फ्लड आ सकते हैं, सुनामी आ सकते हैं, साइक्लोन्स आ सकते हैं, क्योंकि एफोरेस्टेशन पेड़ की बहुत सारी मतलब ड्राउट्स ऑल्सो कैन ऑकर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इनके क्या सेफ्टी मेजर है, ज्यादा प्लांट लगाओ, एफोरेस्टेशन करो, कटाई जो है एक मतलब एकदम से ज्यादा ना हो, जितना यूसेज है वो कर सके, ठीक है। जो लालची लोग हैं वो जंगलों से दूर रहें, और अब सेफ्टी मेजर्स हमारी गवर्नमेंट भी बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं सुनामी। सुनामी क्या है? सुनामी इज ऑल्सो नोन एज सेस्मिक सी वेव। सेस्मिक सी और टिडल वेव भी बोला जाता है। जब हमारी वाटर बॉडीज के अंदर लार्ज वॉल्यूम में पानी जो है वेव्स के साथ बाहर आ जाता है ओशन से, तो आप उसे क्या बोलते हो? सुनामी बोलते हो। सुनामी वेव्स डोंट रिजेंबल द नॉर्मल सी वेव। ये नॉर्मल सी वेव नहीं होती, इनकी वेवलेंथ काफी बड़ी होती है एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर का लेके चलना भी इनका काफी ज्यादा होता है। तो इससे क्या होता है, हमारे कोस्टल एरिया के गांव है या लोकल रेजिडेंसी है वो सबमर्ज कर सकती है। तो दिस इज ऑल्सो द रीजन की लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होती है, लॉस ऑफ लाइफ होती है, डिस्टर्ब हो सकता है, रेजिडेंस चेंज करना पड़ सकता है, रेफ्यूजीज बन जाते हैं। और सेफ्टी मेजर क्या है? कोस्टल एरिया से थोड़ा दूर रहो। हमारे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन जारी करी है उन्हें रीड करें, अपनी जो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी वगैरह डॉक्यूमेंट्स है उनको बचा के रखें। तो दिस इज द सेफ्टी मेजर फॉर द सुनामी। नेक्स्ट आता है पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है? कोई भी ऐसी हार्मफुल एक्टिविटी लगा लो या हार्मफुल सब्सटेंसेज है जिनका कंटेमिनेशन हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा है, तो दैट इज नोन एज पोल्यूशन। तो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में कोई भी कंटेमिनेशन होना, कोई भी इम्प्यूरिटी का एडिशन होना पोल्यूशन कहलाता है। तो पोल्यूशन जो है हमारी एडवर्स इफेक्ट करता है हमारे एनवायरनमेंट में। और एनवायरनमेंट में काफी टाइप के पोल्यूशन है, हमें सबको पता है। एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है। कॉजेज क्या है, कारण क्या है? रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ने से लोग ज्यादा हो रहे हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा एनवायरनमेंट का एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं। देन टेक्निकल, अभी बताया था कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन बढ़ रही है, जो रिजर्वॉयर्स है वाटर के वो खराब हो रहे हैं, डेफोरेस्टेशन बढ़ रहा है। टाइप्स क्या है? एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में क्या है? एयर का पोल्यूट कॉन्टेमिनेशन हो जाना इंडस्ट्रीज की वजह से, ऑटोमोबाइल की वजह से, सीएफसी कार्बन क्लोरोफ्लोरो गैसेस का ऐड हो जाना। इफेक्ट क्या है? टेम्परेचर बढ़ेगा, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, एसिड रेन हो रही है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो रही हैं लोगों को। ऑटोमोबाइल कम यूज करें, शिफ्ट करें, इंडस्ट्री से ज्यादा दूर रहें, इंडस्ट्री से दूर अपना घर वगैरह बनाए, ट्रांसपोर्ट के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। वाटर पोल्यूशन क्या होता है? कंटेमिनेशन इन वाटर या हार्मफुल इम्प्योरिटी एडिंग इनटू द वाटर इज नोन एज वाटर पोल्यूशन। कॉजेज एंड डोमेस्टिक पोल्यूटेंट्स जो हमारे घरों से निकलते हैं, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर, इनके बारे में कंटेमिनेशन के अगर आपको स्पेसिफिक जाना है तो आपको थोड़ी सर्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इफेक्ट स्टोमक डिजीज, एक्वेटिक लाइफ की लॉसेस हो रही हैं। मेजर क्या है? गार्बेज जो है पानी में ना डालें, इंडस्ट्रीज के ऊपर रोक लगा दी जाए, कंट्रोलिंग सिस्टम बनाया जा सके। देन है नॉइस पोल्यूशन, कंटेमिनेशन इन नॉइस या हाई वॉल्यूम नॉइस का हमारे एनवायरनमेंट में ऐड हो जाना नॉइस पोल्यूशन कहलाता है। जैसे माइनिंग, काफी बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं तो उससे भी पोल्यूशन बढ़ रहा है। म्यूजिक ज्यादा हाई पिच पे, हाई वॉल्यूम पे सुनते हैं, उससे भी ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल, दीज आर द कॉजेज फॉर द नॉइस पोल्यूशन। इनसे क्या होता है? परमानेंट एंड टेम्पररी हियरिंग लॉस हो सकता है। जो बड़े बूढ़े हैं उनको सोने में दिक्कत हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, नर्व प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, बिकॉज आवर माइंड इज रीडिंग एवरीथिंग। तो ये सारे हमारे पॉल्यूशंस हैं और इनके एडवर्स इफेक्ट है इफ वी आर नॉट डूइंग द सेफ्टी मेजर्स। सो इट इज ऑल अबाउट आवर यूनिट 1। यूनिट 1 में हमने जाना कि हमारे प्राइमरी लेवल पे क्या ईवीएस आया, कैसे आया, उसके कॉन्टेक्स्ट क्या थे, सोशल भी जाना, कल्चरल भी जाना, एनवायरमेंटल में फिजिकल आपने जाना, और बायोटिक है, बायोटिक को भी जाना हमारे। इसके बाद हमने किया एनसीएफ की क्या गाइडलाइंस थी, कैसे हमारा जो ईवीएस है उसमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी में कौन कौन से टॉपिक जो है सबमर्ज किए गए हैं। देन हमने इमर्जिंग इश्यूज जानी है जिसमें अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, ड्राउट्स, फ्लड्स, पोल्यूशन, इन सबको जानने की कोशिश की है। सो इट इज ऑल अबाउट आवर यूनिट 1 ऑफ डीएलएड फर्स्ट ईयर। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी देन यू कैन कमेंट डाउन, एंड इफ यू फाइंडिंग माई वीडियोज आर वेरी हेल्पफुल टू यू तो आप डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माई डियर स्टूडेंट। बाय बाय, टेक केयर।